पढ़ाने के बाद क्या होगा, बीजाणुद्भिद का निर्माण, ठीक है ना। डायग्रामेटिकली समझा ना आप लोगों ने, ठीक है। यानी कि क्या होगा भाई, ये थैलस है, थैलस के ऊपरी ओर यहाँ पर जो सेंट्रल वेन होगी है ना, केंद्रीय मध्यशिरा के कॉर्नर्स पे क्या होता है, शल्क होते हैं, है ना। इस मध्यशिरा के टिप पर जो कोशिका होती है ना, इस एरिया में क्या होगा, अपाक्ष सतह पर शीर्ष कोशिका से दूसरी कोशिका पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं, युग्मधानी दल। अब युग्मधानी दल दो प्रकार के होते हैं, या तो नर युग्मधानी दल होता है या मादा युग्मधानी दल। मादा युग्मधानी दल को क्या कहते हैं, स्त्रीधानी दल, है ना। तो अगर हम बात करें स्त्रीधानी दल की, तो उसकी संरचना क्या होती है, पहले होगी, फिर इसके ऊपर इस तरीके से क्या होगी, स्त्रीधानियां लगेंगी, फिर बाद में क्या हो जाएगी, प्रतिलोमित हो जाएगी, यानी कि इसकी स्थिति फिर इस तरीके से बन जाएगी। बोलो, समझ आई बात। तो फिर यहाँ पर ये जो संरचना है इसे क्या बोलते हैं, स्त्रीधानी। और स्त्रीधानी में क्या क्या होता है, अंड कोशिका होगी। अंड कोशिका किसके अंदर होगी, अंडधार से बनी होगी ना। अंडधार में एक अंड कोशिका बनती है और एक अंडधा नाल कोशिका बनती है। और क्या है, ग्रीवा नाल कोशिकाएं, है ना। 2 या 4 5 कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ग्रीवा नाल कोशिकाएं। और ये क्या हो गई, ग्रीवा बन गई। इसके चारों तरफ क्या होती है, एक जैकेट होती है, उस जैकेट को क्या कहते हैं, जैकेट ही है वो, तो बंदे आवरण जो जनन में भाग नहीं लेता। आप इसकी बात करें अगर ये नर युग्मधानी होगी तो फिर इसकी संरचना कैसी होगी, इसमें कंडीशन ये है, इस तरीके से ग्रंथ वाली संरचना है ना, और इसमें क्या बनेंगे, पुमुड़ु बनेंगे, ठीक। तो पुमुड़ु फिर यहाँ से फटेगी तो पुमुड़ु इसमें से निकल जाएंगे, और निकल के कहाँ, पानी में तैरेंगे, और फिर लास्ट में कहाँ जाएंगे, यहाँ। समझ आ रही है बात। तो जब पुमुड़ु यहाँ आएंगे तो ये जो ऊपर ढक्कन है खुल जाएगा, यहाँ कोशिकाएं गल जाएंगी, और फिर ये ग्रीवा नाल कोशिकाएं गल जाएंगी, विघटित हो जाएंगी। उसके बाद ये पुमुड़ु क्या होगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। अंदर प्रवेश करते ही क्या होगा, अंडका नाल कोशिका भी गल जाएगी। पुमुड़ु और अंड कोशिका के केंद्रकों के युग्मन की क्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मन। और युग्मन के चारों तरफ फिर और कोशिकाएं बनेगी, वृद्धि बनेगी, तो उसे क्या बोलेंगे, निषेकांड। वही निषेकांड क्या है, बीजाणुवृद्धि। सब कुछ समझ आई ना। तो यही तो पढ़ा था आप लोगों ने, मतलब मुझे याद है, आपको याद नहीं है। ठीक है। बीजाणुधानी दल की संरचना ये तो मैंने एक बताई ना, इसलिए ऐसा लगा। इसमें क्या होगा, इसकी संरचना इस तरीके से होती है, बोलो, यही तो बनाई थी। इसमें यहाँ बीजाणुधानियां बनती है, तो एक बनाई ना, इसलिए इसमें से बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है, और उधर चले जाएंगे। तो अब यही संरचना है। अब ये बताओ, लास्ट एंड फाइनली आप लोगों ने डायग्राम ऐसा कर, है ना, स्त्रीधानी दल की, स्त्रीधानी परिवर्तन की अवस्था है, स्त्रीधानी का विकास, यही तो पढ़ा था। फिर क्या होगा, जल की उपस्थिति में रसायन अनुचलनी गति करते हुए पुमुड़ु क्या होंगे, निषेचन करेंगे। तो इसमें लिखिए निषेचन, हेडिंग कर, देखिए, जल की उपस्थिति में स्त्रीधानियों के, जल की उपस्थिति में स्त्रीधानियों के प्रतिलोमन से पहले पुमुड़ु रसायन अनुचलनी प्रभाव के कारण
रसायन अनुचलनी प्रभाव के कारण स्त्रीधानी की ग्रीवानाल व अंडधा नाल कोशिकाओं के विघटन के बाद ग्रीवानाल व अंडधा नाल कोशिकाओं के विघटन के बाद अंड से संयुक्त होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज बनाते हैं जो भित्ति स्रावित करके निषिक्तांड बनता है। स्त्रीधानी घर के डिस्क में वृद्धि के कारण स्त्रीधानियां प्रतिलोमित हो जाती हैं। इसी समय परिलिंग धानी व रश्मियां बनती। इसी समय परिलिंग धानी व रश्मियां बनती। परिलिंग धानी व रश्मियां बनती। हाँ, डायग्राम बनाया था तब देखा नहीं था। देखो अब इसमें क्या होगा, फिर निषिक्तांड बाद में अंडांड बन जाएगा, कोशिकाओं में विभाजन होगा और उसके बाद वो क्या बना देगा, बीजाणु। ठीक है, यहाँ लिखिए ये क्या है, oospore। oospore मतलब क्या होता है, हाँ जी, ये सब है कहाँ oospore, ये तो पता है ना। ये प्रभु छल में नहीं, मार्गेशिया में। मार्गेशिया की ये कौन सी संरचना है, स्त्रीधानी। देखो ये विकसित हो रहा है, ऐसे बनाओ। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि है कहाँ क्या है। लो नहीं
तो फिर तुम बोलोगे हमें तो समझ में ही नहीं आया। क्या? तो मुझे लगा तुम लोगों को पता होगा, मैं तो नहीं जानती, हमें तो पता ही नहीं है। तो भले ही तुम इसे मत बनाओ, क्योंकि ये तो मुझे पता है, ये तो तुम्हें भी पता है ना कि ये है कहाँ संरचना। ये उन विचित्र लोगों के लिए ये नहीं पता कि संरचना बन क्या रही है। एग्जाम में भी मत बनाओ, फिर एग्जामिनर सोच लेगा मेरा भी मन नहीं है नंबर देने। और ये जो संरचना बनी ये क्या है? कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा क्या होता है? जैकेट सेल बंद कोशिकाओं का जो कवर होता है उसे क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा। फिर उसके बाद क्या होगा? ये स्त्रीधानी की संरचना तो रह जाएगी पीछे, ठीक है। और स्त्रीधानी की संरचना के बाद क्या हो जाएगा? ये कैलिप्ट्रा ही कैलिप्ट्रा रह जाएगा इधर, और स्त्रीधानी की संरचना इधर रह जाएगी। और उसके बाद ये क्या बन जाएगा? फुट सीटा और कैप्सूल में बदल जाएगा। फुट सीटा और कैप्सूल। तो जो कैप्सूल है ना, ये हो गया यहाँ, ये तो फुट बन गया इस तरीके से, कोशिकाएं कोशिकाएं, फिर उसमें फुट बन गया। और जो कैप्सूल है उसका कंडीशन ये है कि इसमें बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज होंगे, यानी बीजाणुजन्य ऊतक। ये हो गया फुट, हो गया सीटा, ये है कैप्सूल। इसके अंदर ये जो है ये क्या है? या उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। कैलिप्ट्रा को हिंदी में गोपक क्या कहते हैं? गोपक। ये कैप्सूल, और ये क्या है? इधर ये दिखाई दे रही है क्या बोलेंगे? कैलिप्ट्रा। और फिर उसके बाद इसमें ये जो कैप्सूल स्पोरोजिनस टिश्यू है उससे क्या बनेगा? कैप्सूल के अंदर बीजाणु बनेंगे कि नहीं? फिर इसके बाद इसमें क्या स्थिति आएगी कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसके साथ प्रकीर्णन के लिए कौन आ जाएंगे? इलेक्टर। फिर इसकी संरचना कुछ इस तरह बनती है। इलेक्टर बताया जरा आप लोगों को?
रिबन जैसी संरचना जो प्रकीर्णन में सहायक होती है, जिसकी स्टोरी भी सुनाई थी आप लोगों को। ये पूछा जाता है, याद रख लेना। कि इलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये कोशिकाएं बनी गई हैं, ठीक है। ये फुट हो गया, ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया, और ये जिसके अंदर है ये यहाँ क्या बन गया, ये कैलिप्ट्रा की बची हुई संरचना हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये कैप्सूल की कंप्लीटली ये वॉल हो गई। इसमें लिख लीजिए, हो गया क्या, फुट, हो गया क्या, सीटा, कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर ये क्या बन गए, स्पोर, और ये क्या है, रिबन जैसी संरचना, इलेटर्स। और इलेटर्स नहीं पता तो लिख लीजिए, बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक। और ये क्या हो गई, परिलिंग ध्वनि, जैसे बोलते हैं परिलिंग ध्वनि, परिलिंग ध्वनि। अच्छा, कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा का मतलब क्या होता है, नहीं पता तो फिर लिख लीजिए, बंद हो जाएंगे, भूल जाते हैं फिर आपके पास। क्या बीजाणु जन ऊतक, अच्छा ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से लिख लिया, पता है मुझे हैंडराइटिंग। ठीक है, फिर लास्ट एंड फाइनली क्या होगा, ये कैलिप्ट्रा अलग अलग होने लग जाएगा, ये पूरा फट जाएगा। और एक बात और याद रखना, बीजाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। और बीजाणु भित्ति में दो स्तर होते हैं, एक ऊपरी बाह्यचोल और अंदर क्या होता है, अंतःचोल, ठीक है। अंतः जो भित्ति होती है उसमें क्या होते हैं, दो सर्पिल बैंड पाए जाते हैं, और साथ में ये जो प्रकीर्णन संरचनाएं हैं, रिबन जैसी पतली पतली संरचनाएं, ये क्या करती है, इन्हें दूर तक फैलने में सहायता करती है। बना लिया? फिर उसके बाद क्या होगा, बीजाणु हटकर बाहर आ जाते हैं, बाहर आके क्या करेंगे, पूरा नया थैलस बनेंगे। अब देखो इसकी संरचना, यहाँ से प्रकीर्णन की संरचना मैं इधर बना देती हूँ, उसको मिटा देती हूँ, ठीक है। ये बना लिया होगा, आप लोग नीचे बनाना होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ ये जो बीजाणु है इनकी स्थिति क्या होगी, ये देखो, समझ लो एक बार। ये अभी ऐसे ही तो लगे हुए हैं, यही तो थी, ये क्या था, स्त्री धानीधर, और स्त्री धानीधर में यहाँ पे स्त्री धानियां थी, इन्हीं में तो हो रहा था सब कुछ। तो अब ये संरचना तो होगी नहीं, अब इसमें क्या बन गया है, पूरे के पूरे लेटर बीजाणु वगैरह बन गए, फुट सीटा कैप्सूल बन गया। अब वो अंड कोशिका, अंडा कोशिका वगैरह सब गल गई। अब क्या रह गया, केवल परिपक्व बीजाणु की स्थिति दिखाई देगी। तो इसमें होता क्या है, अब यहाँ यह है कि इलेटर तो ये तो यहाँ रह जाएगा कैलिप्ट्रा, और ये जो फुट है ये लंबा हो जाएगा, और फुट तो अंदर रह गया, सीटा लंबा हो जाएगा, और
करके बड़ा सा दिखाई देगा। और फिर इसमें से भी क्या होगा, ये कैप्सूल जो है वो इस तरीके से फटेगा और इसमें से बीजाणु जो है वो बाहर निकल जाएंगे और इनकी मदद कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब बीजाणु बाहर आएंगे तो बीजाणु की स्थिति कैसी होगी, ये दो चक्र वाला होगा, है ना, बाह्य भित्ति और अंतःभित्ति। तो इसमें क्या होगा, बीजाणु की स्थिति ये होगी, ये हो गया इसका केंद्रक। और ये केंद्रक कैसा होगा, 2n टाइप कंडीशन है। और फिर ये किसमें बदलेगा, जब स्पोरोगोनियम की कंडीशन है ना, स्पोर बाहर आएगा और बाहर आने के बाद ही क्या, इसके साथ साथ इसमें होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, नर और मादा संरचनाएं अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि स्थिति इसकी ये होगी, यहाँ से क्या करेगा आगे, आप लोगों को जब जीवन चक्र पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि ये जो बीजाणु हैं इनकी स्थिति ये होगी, ये 2n कंडीशन में थे ना, और 2n से फिर ये किसमें आएंगे, 1n कंडीशन, यानी कि इनमें क्या हो जाएगा, मियोसिस। और मियोसिस के फलस्वरूप क्या होगा, 4 कोशिकाएं बनती हैं और फिर चारों की चारों कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग। और ये चारों ही क्या करेंगी, दो दो बनाएंगी, क्या, नर थैलस आगे जाके, और दो क्या बनाएंगी, ये मादा थैलस। ठीक है, इस तरीके से इसमें घटना होगी। और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, ये इसीलिए बना है, कहाँ पर हो गया, कैप्सूल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तो जो निकले वो कैसे हैं, एन टाइप के हैं, बाहर जो निकले हैं। ये घटना यहाँ जब सुटेबल कंडीशन मिल गई तभी अंकुरण हो जाएगा। क्या है, मार्केशिया का पूरा जीवन चक्र है, ऐसा एक ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। पता लगा बाद में बोलो कि नहीं समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ऐसी और भी संरचनाएं हैं। ये ठीक है, इसके अंदर भी है, यहाँ से भी निकल, तो ये जो संरचना है इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, एलेक्ट्रा, जो पीछे रह गया। और ये क्या बना, कैप्सूल जो था, और ये क्या है, सीटा, और इधर नीचे अंदर इसमें कहीं रह गया क्या, बीजाणुओं का अर्धसूत्रण, ऐसे नोट डाल के, बीजाणुओं का अर्धसूत्रण पहले लिख लीजिए, बीजाणुओं का अर्धसूत्रण कैप्सूल के अंदर ही हो जाता है। बीजाणु अंकुरित अवस्था में, बीजाणु अंकुरित अवस्था में कैप्सूल से बाहर आते हैं, जिनका प्रकीर्णन इलेटर्स की मदद से होता है। ठीक है भाई,
तो मार्केंशिया की कहानी हुई आपकी खत्म। और मार्केंशिया के बाद पढ़ेंगे एंथोसिरोस और फ्यूमेरिया, उसके बाद बुक खत्म और सेशन फिर आपका रिव्यू चलेगा। ठीक है, मतलब हिंदी कर रहा है कि हिंदी चलवा हिंदी इंग्लिश क्या लगता है? देखो क्या पढ़ा है? मैंने ये देखा सबसे ज्यादा अगर डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, है ना, तो वो मार्केंशिया से ही आता है। मार्केंशिया किसका है? ब्रायोफाइटा। आगे पढ़ोगे आप लोग मार्सिलिया, टेरिडोफाइटा में, वो आपको पढ़ोगे ठीक है। तो मिला दिया इसको, एक बार बना लिया, चलो ठीक है। नंदेश अंकिता ने बहुत जल्दी बनाया डायग्राम। हेडिंग डालिए एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में क्या आएगा? डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, पहले इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर कहाँ मिलता है। अच्छा पहले ये बताओ, राजस्थान का कश्मीर किसे? माउंट आबू, ठीक है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है माउंट आबू। तो एंथोसिरोस की कुछ जातियां कहाँ मिलती है? माउंट आबू, ठीक है। क्यों कहा जाता है उसे? कहने को तो राजस्थान इतना गर्म प्रदेश है ना, लेकिन फिर भी अरावली की स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि मानसून आता है और फिर अरावली की वजह दो भागों में बढ़ जाता है, तो जो बीच में जो पहाड़ पड़ गया वहां से टकरा के वो बरस जाता है, इसीलिए वो जगह ठंडी है। समझ रहे? हाँ, ऐसे मत समझो कि बहुत ज्यादा ज्योग्राफी नहीं आती, ठीक है। माउंट आबू सिरोही में तो है। तो माउंट आबू में सबसे सही बात ये है कि बिल्कुल ठंडा इलाका है। वहां पहुंच गए तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में, क्योंकि यहाँ के और वहाँ की क्लाइमेट में बहुत अंतर है, ठीक है। और मतलब सर्दियों में ये हालत है कि पाइपलाइन से जो पानी है वो जम जाता है, जैसे मंसूरी की कंडीशन वैसा हो जाता है। ठीक है, तो लिखिए इस हिसाब से आप बता सकते, इस हिसाब से आप ये तो बता सकते हो एंथोसिरोस कहाँ होता होगा, उसकी जलवायु कैसी होगी, और बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं। तो लिखिए इसमें लगभग एंथोसिरोस की ना 200 जातियां हैं जो कहाँ मिलती है? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों में मिलती है। पूरे विश्व में 200 और भारत में 25 में से 2 तो माउंट आबू, ठीक है। तो पहले लिखिए, हाँ बस 2 ही मिलती है।
ठीक है, आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए फिर कंबाइन।